जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपके अपना यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं चैप्टर 2 से, प्रकाश का अपवर्तन से, जो कि 10 प्रश्न होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सिर्फ। और चैप्टर 2 से सिर्फ 10 ही प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो महत्वपूर्ण है वही प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है तो देख लेते हैं हम लोग। ये इसका उत्तर जो होगा ये होगा कि हमें ज्ञात है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाता है कि किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो क्या बताएंगे आप कि हीरे का। तो आगे देख लेते हैं। इसलिए इसका प्रकाशित घनत्व भी सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरे का प्रकाश की गति सबसे कम है। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक कर ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूछने की संभावना है, वही प्रश्न हम सिर्फ लेकर आए हैं, जो कि टोटल 10 प्रश्न होंगे। तो बारीकी से आप वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक इसको याद कीजिए। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला है कि दिए गए उत्तल लेंस और अवतल लेंस की कांच की एक वृत्ताकार पट्टी के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि किसी मेप पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट के सामने अंगुली ले जाने पर यह देखा जाता है कि यदि अंगुली वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल लेंस। ठीक है, यदि उंगली अपनी वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो वह अवतल लेंस। यहाँ समझिए, यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप अपना उंगली आईने के सामने ले जाते हैं, तो अगर किसी कांच के सामने आप अपना उंगली ले जाते हैं, तो अगर आपका उंगली वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देने लगे, मतलब कि मान लीजिए कि आपका उंगली इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा आपका उंगली है और आईने में जब आप देखेंगे तो आपका इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, यदि बड़ा दिखाई देने लगे तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ बात है अवतल लेंस की। तो यदि उंगली वास्तविक आकार से छोटी दिखाई दे तो वह अवतल लेंस, यानी कि आपकी उंगली इतनी बड़ी है, मान लीजिए कि आपकी उंगली जो है इतनी बड़ी है। ठीक है, इसके बाद आप जब आईने में इसको देखते हैं कांच में, तो आपको इतना ही बड़ा दिखाई देता है, मतलब कि क्या है कि वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। तो यदि छोटा दिखाई देने लगे तो वो उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। देखिए, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा क्या होगा कि कांच के सिली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक निर्गत किरण है और एक आपतित किरण, जो निर्गत किरण और आपतित किरण होती है उसके बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपका 2 डेफिनेशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो पहले समझा देता हूँ। जो पहला है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। याद ध्यान दीजिए, तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचकर लगातार अपवर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है, अपवर्तित होता है। इसलिए तारे की प्रकाश की अभिलंब की ओर झुक देता है। जब तारे की आभासी स्थिति विचलित होती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाली तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अगर 5 नंबर में पूछता है, ये ऐसे 5 ही नंबर पूछता है, तो 5 नंबर में पूछता है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, अन्यथा एक और भी इसका शॉर्ट जो डिफिनेशन है वह यहाँ देख सकते हैं। देखिए, या में एक डिफिनेशन है कि तारे, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, या में कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। जब हम तारे को देखते हैं तो उनकी प्रकाश घटती या बढ़ती हुई प्रतीत होती है, तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। देखिए, जब आप तारे को देखते होंगे तो वो भुकचुक ऐसा करता होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम तारे तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जब तारे को देखते हैं तो उसकी जो प्रकाश होती है वो घटती बढ़ती रहती है, तो उसी को हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा एकदम याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, तो पहले हम उत्तल लेंस में अंतर देख लेते हैं।
यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जो अंतर है कि उत्तल लेंस का अंतर पहले देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस दोनों सतहों के बाहर की ओर उत्तल लेंस की दोनों सतहों के बाहर की ओर उभरी रहती है तथा यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनता है। ये क्या होता है कि जो देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस दोनों सतहों के बाहर की ओर उभरी रहती है, यानी कि इस प्रकार होता है। देखिए आपको हम यहाँ पे चित्र भी दिखा देते हैं बना के। ये इस प्रकार होता है ऐसे, ठीक है, और ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस दोनों सतहों की बाहर की ओर उभरा होता है। देखिए यहाँ पर भी उभरा है, मतलब क्या है, दोनों की ओर उभरा रहता है, यानी यहाँ पर भी उभरा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उभरा है और नीचे भी उभरा है, ठीक है, उभरा है ना। और देखिए बीच में क्या होता है, क्या कर रहा है, तथा यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए तो इस किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, सबसे ज़्यादा मोटा है। तो ये होता है चित्र। तो चित्र हम फिर से बनाते हैं आपको कि इस प्रकार का चित्र होता है, ठीक है, इस प्रकार का। देखिए यहाँ पे बीच में मोटा है तो बीच में करा है ना, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो मोटा भी है ना, बीच में मोटा है, ठीक है, और किनारा भी क्या है, उभरा हुआ है। चलिए अगला देखिए, उत्तल लेंस हो गया तो अवतल लेंस। यहाँ पे अवतल लेंस में देखिए अब, क्योंकि कह रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना हमको, ठीक है। तो यहाँ देखिए अवतल लेंस में आप देख लेते हैं एक अंतर, ये एक ही नंबर में है। एक नंबर में ये दो होंगे, फिर एक नंबर में ये और एक नंबर में ये, ऐसे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस दोनों सतह भीतर की ओर होती है, मतलब जो दोनों सतहें होती है वो भीतर की ओर होती है तथा यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यानी किस प्रकार होता है, तो देखिए यहाँ पे चित्र ध्यान दीजिए, इस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया अवतल लेंस। ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। क्या हो गया, अवतल हो गया, ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो ये अवतल लेंस हो गया। क्या करें, सुनिए, यहाँ पे समझना है, सिर्फ चित्र बन जाएगा खुद से। देखिए अवतल लेंस दोनों सतह भीतर की ओर होती है। देखिए दोनों सतह भीतर की ओर है, ठीक है, सतह है जो दोनों की ओर भीतर की ओर है तथा यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखिए बीच में पतला है ना, यहाँ पे पतला है ना जी, बीच में यहाँ पे पतला है, यहाँ पे आप तो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे पतला है, ठीक है। तो क्या करें, बीच में पतला होता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो अंतर है क्या है। दूसरा अंतर है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। किसको, अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाता है। क्या आता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला देखिए, अगला जो अंतर है ये वाला अंतर है। देखिए अगला अंतर है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, किसमें, उत्तल लेंस में। अभी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए दूसरा है कि अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है सिर्फ। इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछ सकता है कि किस लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कहेंगे कि अवतल लेंस में। किस लेंस में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल लेंस में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पे भी आपको यहाँ से ध्यान देना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्या है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे कि सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री का, उसे क्रांति कोण कहते हैं, ठीक है। जो कोण इसमें बनता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला है अपवर्तन संबंधित स्केल के नियम लिखे, यह कब लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अपवर्तन संबंधित स्केल के नियम लिखना है और ये भी बताना है कि यह कब लागू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अपवर्तन के द्वारा आपतन कोण की ज्या एवं परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो अचर होता है, जिसे स्केल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अपवर्तन कोण द्वारा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, अचर होता है, जिसे स्केल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन, अर्थात क्या होता है कि साइन यहाँ पे होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, और ये एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक। इसमें देखिए अब क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यह कब लागू नहीं होता है, तो ये भी बताना है हमको कि कब लागू नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, स्केल का नियम उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो स्केल का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। याद दीजिए, यहाँ प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट कर। अभी हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि चित्र के साथ है हमको दिखाइए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ठीक है। तो हम दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो पहले हम उत्तल लेंस के बारे में यहाँ लिख देते हैं। उत्तल लेंस को एक अंतर लिख देते हैं। देखिए उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है, ये हो गया उत्तल लेंस। अभी बताया ना कि उत्तल लेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस में होता है यहाँ पे ये मोटा होता है, बीच का क्या होता है, बीच का भाग जो होता है वो किनारे की अपेक्षा मोटा होता है, यही ना होता है। तो ये एक उत्तल लेंस का हो गया, लेकिन एक अवतल लेंस का भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस में किस प्रकार होता है, यही ना होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है,
यानी कि क्या कि इसमें जो बीच का जो भाग होता है वो कितना क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, तो ये दो अंतर हो गया। ठीक है, तो दो अंतर भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं तथा इसका ऐसी मात्रा क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक बात बता दें कि जो ये पहला प्रश्न था चित्र वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। सुनिए अगला प्रश्न क्या है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका ऐसी मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो सुनिए इसका आंसर क्या होगा कि प्रकाश की किरण मोड़ने की लेंस की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये आराम से याद कर सकते हैं आप आसानी पूर्वक कि प्रकाश की किरण मोड़ने की लेंस की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे लेंस की दूरी के व्यतक्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और लेंस की क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं। पी इक्वल टू होता है 1/, क्या होता है, सॉरी 1/, क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, 1/f होता है। ठीक, यहाँ देखिए, और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको कि लेंस का क्षमता का ऐसे ही मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेंस का क्षमता का ऐसे ही मात्रा डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न आता है एक ऑब्जेक्टिव कि लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, तो अब क्या बोलिएगा, डायप्टर होता है। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ अगला ध्यान दीजिए। 9वां प्रश्न है, उत्तल और अवतल लेंस की किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। हम तो अंतर लिख लिए, अंतर हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अंतर के बाद अब क्या आ गया, उपयोग। इनके उपयोग क्या है, तो उपयोग भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो पहले हम उत्तल लेंस का उपयोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कि उत्तल लेंस का पहला उपयोग है कि नेत्र की दूरदृष्टि दोष को सुधारने में। जब आपका आँख है, मतलब कि जब आप दूरदृष्टि को देख नहीं पाते हैं, दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं, तो आपको आप में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। ठीक है, तो देखिए ये पहला हमारा उपयोग हो गया उत्तल लेंस का। अब देखिए दूसरा उत्तल लेंस का उपयोग है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में। जब आपको दिखता नहीं है छोटे छोटे अक्षर, तो इसको पढ़ने में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब देख लेते हैं अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, तो सुनिए, अवतल लेंस का उपयोग नेत्र के निकट दृष्टि दोष को सुधारने में। अगर आपको निकट का नहीं लौक रहा है, निकट का नहीं लौक रहा है, तो आपका किसका उपयोग होगा निकट के लिए, अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का होगा निकट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो देखिए जब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब निकट कह देते, देखिए निकट कितना अंक का है, 1 2 3, तो निकट के लिए क्या होता है, अवतल। क्या होता है, अवतल होता है निकट के लिए। ठीक है, अवतल होता है। लेकिन यहाँ आपको कह दे दूर। ठीक है, तो देखिए तनि समय दूर, दूर मतलब क्या हो गया, तो दूर जब कह दे तो उत्तल, क्योंकि ये छोटा है तो उत्तल। यहाँ पे हम एक मतलब ऐसे याद कर सकते हैं आप कि दूर तो उत्तल, और यहाँ पे नज़दीक यानी कि क्या, दूर तो उत्तल, और निकट तो यहाँ पे देखिए निकट, तो निकट का क्या हो जाएगा, अवतल। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अवतल यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये अवतल। यहाँ पे आपको प्रश्न कैसे पूछेगा कि दूर जिस व्यक्ति को दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता वो क्या करेंगे, उत्तल है, निकट का नहीं दिखाई तो अवतल है। ठीक है, अगला देखिए, ये तो आप देख लीजिए कि अंतर क्या होता है, सॉरी उपयोग क्या होता है। अगला प्रश्न है सबसे लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एकदम कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछता हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। इसका डिफिनेशन देखिए किस प्रकार होगा कि जब पानी में लकड़ी को सीधा डुबाया जाता है तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, क्या कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए पूछ दिया तो क्या आंसर होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, यहाँ देखिए तो डिफिनेशन उसका पूरा पढ़ लेते हैं कि जब पानी में लकड़ी को सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसी कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ देखिए एक और प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह क्या होती है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा, सुनिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह किस ओर मुड़ती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। किसकी ओर, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 10 प्रश्न बहुत ही टॉप प्रश्न थे। 10 प्रश्नों को आप जरूर याद कीजिए। ठीक है, और चैप्टर 2 से इसके अलावा प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 100% गारंटी के साथ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और एक बात बता दें आपको कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, स्काई बाबू 24 है। मैं सिस्टर इंस्टाग्राम जो है स्काई सेना 90 है, और मेरा सेकंड जो चैनल है स्काई टी सोल्यूशन है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।